प्रकृति से प्रेरित लोक कलाओं में ऐपण का विशेष स्थान है। ये कुमाऊं क्षेत्र में विकसित हुई वैदिक काल से चली आ रही एक लोक कला है। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अधिकांश प्रकार के ऐपण का उपयोग विभिन्न त्योहार पर और पूजा अनुष्ठान के लिए किया जाता है। जिस जगह ऐपण बनाया जाता है उस जगह पहले गेरू से पुताई की जाती है। उसके बाद उसमें बिस्वार से डिजाइन बनाए जाते हैं। देखिए, गेरू तो यहाँ ये क्योंकि ये शुद्ध हुआ ना, इसीलिए तो ऋषि मुनि तपस्वी इसको करते थे। अपनी वो धरती को भी लीपते थे, झोपड़ी को भी लीपते थे गेरू रंग से, क्योंकि ये उपलब्ध हो जाता था। खदानों में मिलता है गेरू, वो खोद के गेरू से उन्होंने लीपा, वो शुद्ध हुआ। वो खदानों में है ना, धरती में है मिट्टी, तो वो उसको शुद्ध माना जाएगा, तो उससे लिपते थे। और बिस्वार का जहाँ प्रश्न उठता है तो वो था कि वो चावल सुलभ है यहाँ, पहाड़ में चावल तो मिल ही जाते हैं, उपलब्ध है ना, चावल की खेती तो होती है, तो वो चावल घर घर में मिलते हैं। इसमें गरीब अमीर किसी का प्रश्न नहीं उठता, सबके पास उपलब्ध होता है, तो उसको लिया गया। इसकी शुरुआत बिंदु से की जाती है। पूरा ऐपण विधा ही है, वो विधा इसी पर है, रेखा, बिंदु और वसुंधरा, ये तीन चीजें। ये एक जीवित परंपरा है और ब्राह्मण और शाह समुदाय की महिलाओं ने इसे जीवित रखा है। ऐपण के बने आकारों का एक आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू है। इसको 3 प्रकार की शैलियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। उनमें से एक है धराथली आलेखन, जो देहली द्वार आंगन में किया जाता है। दूसरा, पूजन स्थान पर देवताओं को स्थापित करने के लिए चौकियों का बनाना। चौकियों के कई प्रकार होते हैं। विभिन्न प्रकार की बेलों से इन चौकियों का भैरव रूपांकन किया जाता है। तीसरा, लिख थप्पत्ता ऐपण का ही एक प्रकार है। इसे सिर्फ शाह समुदाय की महिलाएं ही बनाती हैं। ये देखने में चौकी में बनाए गए ऐपण से काफी भिन्न लगता है। इसमें गेरू विस्वार के बजाय वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। शुरुआती दौर में ये दीवारों पर बनाया जाता था। इसका तो अगर हम देखें तो यजुर्वेद से है, क्योंकि सबसे पहले यज्ञ की वेदियों के लिए जो कुछ भी सजावट हुई या जो कुछ भी ज्यामितिक परिकल्पनाएं की गई नवग्रहों की और मुख्य देवता की, और उसको जो सजावट की गई, तो यज्ञ की वेदियों से ये शुरू हुआ। और आज भी जब यज्ञ होते हैं खासकर इस क्षेत्र में, तो उस पूरे उसको भाग को लोक कला से ऐपण से सजाया जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि लखोद्वार में प्राचीन काल में बनाई गई रॉक पेंटिंग का प्रभाव ऐपण पे दिखता है।
ऐपण का जो ऐतिहासिक पक्ष मुझे दिखता है वो है लखोटियार। लखोटियार में जो ऐपण के डॉट्स हैं, लाइंस हैं, लहरें हैं और जो वहाँ पर मानव आकृतियाँ बनी हैं वो नाता ऐपण में भी दिखती हैं और जो बागेश्वर के हैं। और वो नाता जो ऐपण है वो मांडना से भी मिलता जुलता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कभी लोग यहाँ पर आए होंगे उस एरिया से, तो ये आर्ट वहाँ पर लाए होंगे जिससे कि ये प्रभाव दिखता है। 6th और 7th सेंचुरी में यहाँ पर शैव और शाक्त मतों के लोग आए, विभिन्न देश के विभिन्न भागों से आए, चाहे वो बंगाल से आए, चाहे वो सेंट्रल इंडिया से आए। तो वो अपने साथ वो साधना के लिए आए, वो तांत्रिक लोग थे और उनकी पूरी टीम उनके साथ आती थी और वो लोग साधना करते थे नदी के तटों पर, पहाड़ों के चोटियों पर। तो वो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी साधना में ये इन बिंदुओं का वो बिंदु जो है वो जीवन का प्रतीक है, तो बिंदुओं का प्रयोग करते थे अपनी साधना में। बिंदु अनामिका उंगली से दिया जाता है और अनामिका वैसे भी ये है, अनामिका माने अनामिका सबसे पवित्र उंगली मानी जाती है। तो उसमें एक पुराना संस्कृत का कहावत भी है कि पुरा कविनां गणना प्रसंगे अनामिका तिष्ठति कालिदास अद्यापि तत् कवैर प्रभात अनामिका सार्थ भूयः। जब कवियों की गणना हुई तो सबसे पहले कालिदास आए। कालिदास की तुलना में कोई दूसरा नहीं आया, तो इसलिए दूसरी अंगुली को अनामिका कह दिया कि इनके नाम का कोई नहीं है। तो अनामिका को एक किस्म से पवित्र माना गया है। गिनती में भी अगर हम पहले के बाद से उनके दूसरा कोई नहीं है तो उसको अनामिका कहेंगे, उसका नाम नहीं है, मतलब दूसरा उसके साथ बैठने लायक नहीं है। तो इसलिए भी अनामिका का महत्व है कि वो स्वयं ही टीका चंदन लगाने में और करने में अनामिका का प्रयोग होता है, पवित्र अंगुली है। हाँ, हर त्योहार की, हर पूजा अनुष्ठान की अलग चौकी बनती है। जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार यहाँ पर दीपावली होता है। दीपावली में ऐपण के विभिन्न डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सावन के महीने में शिव जी की पूजा होती है, तो शिव जी की चौकी बनती है। नवरात्रियों के में नव दुर्गा चौकी बनती है। अब जब जनेऊ संस्कार होता है तो जनेऊ पीठ बनाई जाती है, उसमें सप्तऋषि मंडल बनाया जाता है। उसी के साथ सरस्वती की चौकी भी बनाई जाती है, वो 17 बिंदुओं से बनाई जाती है। तंत्र का प्रभाव ऐपण पे स्पष्ट तौर पर झलकता है। ऐपण का आधार बिंदु से है, जो सृष्टि और जीवन का प्रतीक है। ऐपण में बनाई गई कई चौकियां 9/9 से निर्मित की जाती हैं। 9 नंबर तंत्र में परम का सूचक माना जाता है। लघु लिसा शिव के अवतार हैं, जो तंत्र और हठ योग के जन्मदाता बताए जाते हैं। वो यहां के एक प्रमुख देवता थे। शिव भक्ति इस क्षेत्र में प्रचलित थी। शायद ये कारण है कि तंत्र का प्रभाव ऐपण में भी झलकता है। तो वो जो है इस तरीके से जब बिंदुओं के आधार पर डिजाइन्स बन रहे हैं, तो बिंदु जीवन का स्रोत है बिंदु। तो लगता है कि इसमें तंत्र का प्रभाव है, क्योंकि बिंदु वाले डिज़ाइन जो है वो तांत्रिक अनुष्ठान में यूज़ किए जाते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है, जो कि मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र के लिए, क्योंकि जनक सीता जी का जो संबंध रहा है मिथिला क्षेत्र से रहा है, और पूरा जो आज मैथिल ब्राह्मण जो होते हैं, तो उसके लिए तुलसीदास ने ये कहा है, अपनो ऐपन निज हता तिय पूजई गृभीति फरई सकल मन कामना तुलसी प्रीति प्रतीत। कि अपने हाथ से ऐपण बनाती हैं महिलाएं दीवारों पर, और फिर उसकी पूजा करती हैं और उससे उनको सिद्धि मिलती है। तो ये जो हमारी श्रद्धा का जो प्रतिफल है वो ऐपण के द्वारा भी मिल जाता है।
आपके मनोकामना पूरी है। तो ऐपण शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, जो कि सबसे पुराना अभी तक का साहित्यिक प्रमाण है। शाह लोग जो बनाते हैं वो 1710 में जब फतेह शाह ने कुमाऊं विजय करी तो उन्होंने कुछ समय में यहाँ पर कुमाऊं में राज्य किया। तो उस समय कुमाऊं कलम डेवलप हुई थी। तो कुमाऊं कलम का प्रभाव इन ज्योतिपट्टा में दिखता है, जो कि ज्योतिपट्टा में क्या है, देवी की 3 मूर्तियां हैं, महागौरी, महासरस्वती, महाकाली। ये जो है 7 जो देवियां हैं, ब्राह्मी, मंगला, भद्रा, जया, विजया, पुण्या और पुण्य भद्रा। तो ये उनके रूप हैं। ये उनको, इसके साथ इसमें 16 मातृकाएं बनती हैं इसके। तो 16 मातृकाएं भी जो हैं वो देवी के ही स्वरूप है, उनको रिजेंबल करती है। उनकी पूजा आज भी होती है। तो जब पूजा अनुष्ठान में ज्योति पट्टा का बहुत महत्व है। वो प्रिंटेड मार्केट में मिलता है, लेकिन ये डेवलप हुआ इसमें ऐपण के, क्योंकि कुछ बेले ऐपण की हैं इसमें। ये कल्मिनेशन है कुमाऊं कलम का और उत्तराखंड की ऐपण आर्ट का। इसमें क्या होता है कि ज्योतिपट्टा में बीच में तो 3 देवियां बनती हैं, गणेश जी बनते हैं, सूर्य चंद्र बनते हैं, और इसमें मछली बेल बनाई जाती है। मच्छिया बेल के 2 तरह की होती है, एक तो सिंगल मच्छिया बेल होती है, डबल मच्छिया बेल होती है। मछली जो है परिवार में परिवार की बढ़ोतरी, संतान का प्रतीक होता है, तो ये इसमें बनाया जाता है। इसके बाद इसमें हिमाचल बेल बनती है, जो हिमालय का प्रतीक होता है। इसके साथ इसमें भी डॉट ग्रिड के पैटर्न बनाए जाते हैं। जो ज्योतिपट्टा होता है, इसके अगल बगल जो दीवार में आपने बना देखा होगा, उसमें डॉट ग्रिड पैटर्न होता है। उसमें 34 या 35 डॉट्स का ग्रिड बनाया जाता है, और उसे खोडस कहते हैं। तो खोडस दोनों तरफ बनाया जाता है ज्योतिपट्टा के। और ज्योतिपट्टा में जो लक्ष्य, जो देवियों का आधार होता है, वो शेषनाग होता है। और इसके साथ उसमें सप्तऋषि मंडल बनाया जाता है, जो कि पूरे यूनिवर्स का प्रतीक होता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो धीरे जैसे डॉट ग्रिड पैटर्न का खोडस है, 35 या 34 डॉट से वो बना है, तो वो ऐपण का ही एक प्रतीक है। वो ऐपण का ही प्रतीक है। लेकिन वो मैं बता रही हूँ आपको, 1710 के बाद जब फतेह शाह ने यहाँ पर, गढ़वाल के राजा ने यहाँ पर विजय प्राप्त करी थी, कुमाऊं के कुछ एरिया को उसने जीत लिया था, तब कुमाऊं कलम डेवलप हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्योतिपट्टा है, ये उसी काल में डेवलप हुआ होगा, जिसका कि जो करने का काम या फिर इसको स्टार्टिंग जो है शाह कम्युनिटी ने इसे किया होगा। और इसकी उत्पत्ति के बारे में ये है कि ये इसमें तंत्र जो परंपरा है उसका विधान रहा है, इसीलिए गढ़वाल में, वहाँ के बंगाल में और कुमाऊं में इसका प्रभाव रहा है। चूँकि कुमाऊं आज भी पश्चिम बंगाल से बहुत आसान है, वहाँ से लोग आते हैं और ये इजीली एक्सेसिबल है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कलाओं का भी आदान प्रदान हुआ, और इसी लोक कला को, जिसको यहाँ ऐपण बोलते हैं, उसको वो लोग अल्पना बोलते हैं। 11वीं शताब्दी में बंगाल के सेन और कुमाऊं के पाल राजाओं की जागेश्वर यात्रा का वर्णन मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि दोनों राजाओं के बीच अच्छे संबंध थे, जिसके चलते कला के क्षेत्र में भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, जिन्होंने बौद्ध इतिहास के अंतर्गत भारतीय चित्रकला का भी इतिहास लिखा है, उनकी लेखनी में इस क्षेत्र में पनपी लोक कलाओं पर तंत्र के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। सनातन का प्राचीन पौड़ धर्म जो था उत्तराखंड में था। जो सनातन डेवलप भी हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है। वेद भी उत्तराखंड में लिखे गए हैं। तो ये वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है, एक तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी। ये मैं शादी करके आई
तो यहाँ बताते हैं 100 साल पुराना। मुझे तो 30 ही साल हो रहे शादी करे हुए। तो यहाँ पहले जब मेरी सास थी वो बताती है 100 साल पुराना है। उनको वो भी 88 साल की हैं। तो यहाँ यही कल्चर था कि यहाँ ऐपण हाथ से दिया जाता था, क्योंकि ये पूरा घर मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी के घरों में तो आप क्या कहते हैं उसका दे नहीं सकते हैं ना, ऐपण पेंट से नहीं दे सकते हैं। तो सारा ऐपण हमारा मिट्टी का बनता है। तो पहले लाल मिट्टी गेरू होता है, एक गेरू तो बाज़ार में मिलता है, उसको लाल मिट्टी कहते हैं, उसको देली में लगाया जाता है। उसके बाद चावल का विस्वार बोलते हैं, चावल को पीस करके भिगा दिया, उसको सुबह पीस करके उसका विस्वार बनता है, उससे हम ऐपण देते हैं। और ट्रेडिशनल ऐपण देते हैं, जैसे हिमांचल बनाते हैं या सिंगलिया बेल, जो हमारे कल्चर में चलता है, जो खान पान में चलता है, जो हमारे नदी पहाड़ ये सब होते हैं, उन्हीं को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, मतलब जो प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के ही बनाया जाता है दिल्ली में। वो एक नित्यानंद पंडित जी थे, उनका नाम नित्यानंद जी था। उन्होंने पूरी उसमें दीवार में सारा बनाया था। वो इसलिए बनाया था, जैसे हर कल्चर, कुछ शादी होता है, ब्याह होता है, या बच्चों का नामकरण होता है, या कुछ भी छोटे से छोटे फंक्शन में वो पूरा मतलब उसमें जो देवियाँ बनी हैं वो सब बने हैं, वो सब कल्चर में चलता है हमारे। तो पूजा पाठ के लिए जब पूजा पाठ होती थी, अब मंदिर के अंदर तो इतना सारा नहीं बन सकता है ना, तो ये दीवारों में बनाया जाता था। हमारे समय में बहुत पहले लोग दीवारों में बना देते, ताकि, और सब चीज़ उसी में होगा, आपकी शादी होगी, ब्याह होगा, नामकरण होगा बच्चे का, यहाँ तक कि यहाँ तक कि जब डेथ होती उसमें भी साइड में सब कुछ ये चलता है। लिख थाप पट्टा 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ और इस पे जैन शैली का प्रभाव दिखता है। जैन शैली और लिख थाप पत्ता में पुरुष और महिलाओं के शरीर में एक ठिगना या बौनापन दिखता है। इन दोनों की पहचान बौनी आकृतियों से होती है। मैंने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल जो आर्ट है पुराना, उसी को ज़्यादा लाइक करते हैं। धीरे धीरे हमने इसको थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि लोगों ने बोला कि आपका हमेशा एक जैसा नहीं चल पाएगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा, जैसे पहले गेरू और बिस्वार से बनाते थे ऐपण, घर के अंदर बनता था और घर की देलियों पे पूजा पाठ या मंदिरों पे बनाया जाता था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि ये आर्ट हमारे घर से बाहर आए, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर तक की आर्ट है। हम उसको बाहर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उसको प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा। इसलिए हमने, जैसे पहले जो गेरू में बिस्वार होता था उसकी जगह हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया, उसके बाद हमने फैब्रिक कपड़े का यूज़ किया, उस पर हमने अपने आर्ट को दिखाया लोगों को। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट में स्टार्ट किया। प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे वो जो गेरू मिट्टी और चावल का पिसवार होता है, उससे हमारी मंदिर पूजा पाठ दिल्ली में ही बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको वॉल फ्रेमिंग जैसे हमने ये प्लाई में अपने स्टार्ट किया कि हम इस तरह से अपने ऐपण को बना सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने फिर 4 डायरी स्टार्ट करी कि हम थोड़ा सा ऐपण अपनी डायरी में देंगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये आर्ट है, हाथ से बनाया गया है। जो टेम्प्रेरी काम होता था ऐपण का गेरू मिट्टी और बिस्वार से, अब हमने उसे फैब्रिक में लाना स्टार्ट किया। मेरी दिलचस्पी आज से
करीब करीब 30, 35, 40 बरस पहले महिलाएं मैं देख रहा था मंदिर में के आंगन में, देवी के मंदिर के आंगन पर कुछ बना रही थी। तो मेरा ज़रा ध्यान गया, मैंने कहा तो घर में भी बनाते हैं, लेकिन वो कुछ और ढंग से बना रही थी, चौकी बना रही थी। तो मैंने उस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान किया। तब मुझे लगा कि यार ये महिलाएं ही इस काम को कर सकते हैं क्या, हम पुरुष नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ ध्यान आया। तो यहीं पर हमारे एक नित्यानंद कांडपाल जी थे, वो औरतों से सुंदर ज़्यादा अच्छा काम करते थे एपण बनाने में, अपनी अंगुलियों का अच्छा प्रयोग करते थे। तो मैंने कहा वो भी कर सकते हैं, ये महिलाएं कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? तो मेरे भी कुछ ऐसा ही कुछ मन में आया, तो मैंने भी वो काम करना शुरू किया। पहले मैं पेन से कागज़ों बनाया करता था, बाद में मैंने उनको पट्टे पर या ज़मीन पर, धरातल पर बनाने की चेष्टाएँ की। लोग कहते थे ये तो औरतों में भर्ती हो गया, कहते थे मुझसे, कहते थे कि तो ये तो औरतों की लाइन में चला गया भाई, ये लड़का तो रहा नहीं अब तो मैं इस बात को मजाक में टाल दिया करता था, लेकिन लोग ऐसा कहते थे कि काम तो औरतों का है, और वास्तव में ये काम औरतों का है, और औरतों ने ही इसको संरक्षण प्रदान किया है आज की तिथि तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने 30-40 बरस तक बनाया, उसके बाद बंद कर दिए। कब आपने ये बंद किया? मैं 15 वर्ष की उम्र रही होगी, तब से मैंने बनाना शुरू किया, और अब करीब लगभग 20 वर्ष हो गए हैं मैंने इसको बनाना बंद कर दिया है। तो अब आपको नहीं लगता आपको दोबारा एपण बनाना ना, कोई आवश्यकता ही नहीं है। काहे जो बना दिए वो बना दिए, अब जो मिल रहा है बाज़ार में आ रहा है। कुछ एक लोगों ने किया, इन्हीं जो बनाए हुए मेरे चित्र थे उनको वो फ्लैक्सी कहते हैं आजकल, उसमें इन्होंने उतार लिया लोगों ने। अब उसका प्रयोग भी कर रहे हैं लोग, कुछ फ़ोटो के ग्रुप में भी कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स में भी वो जा रही है। मेरी बनाई नहीं, अन्य लोगों की बनाई भी ग्रीटिंग कार्ड्स में जा रही है। और कुछ इसको जो ठेस पहुंचाई है नए किस्म के प्रयोगों ने। जब व्यापारिक दृष्टि से आता है तो आज की जो नई बच्चियां हैं वो ज्योमेट्रिक आर्ट सीखती हैं, इसलिए वो ज्योमेट्रिक आलेखन तो बना लेती हैं लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि इस आलेखन का क्या महत्व है। वो तो एक परंपरा के रूप में बना रहे हैं उसको, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि भाई वो सरस्वती जी के लिए जो बनेगा तारा, वो लक्ष्मी जी का प्रयोग नहीं होगा। तारा माने 2 त्रिकोण। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका वो जानते नहीं हैं, लेकिन वो यूज करते हैं क्योंकि दे वर टॉट। ये कोई 15-20 वर्ष हो चुके होंगे कि जब से ये बाज़ार में स्टिकर आने लगे, बने बनाए प्रिंटेड स्टिकर आने लगे, लोग उन्हीं को घर को ले जाते हैं। उनका भी कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करे, वो देहरी में भी वही लगाते हैं। लक्ष्मी के पैर बनाए जाते थे घर से, हर एक घर की सीढ़ियों से लेकर के मंदिर के, जैसे देवते की ठह कहते हैं, ठह स्थान, वहाँ तक जाते थे। और अभी यहाँ कुछ भवन ऐसे शेष हैं जिनमें ये दीवारों पर बने हुए बड़े बड़े चित्र विद्यमान हैं, भित्ति चित्र के रूप में। पुराने मतलब? हाँ, पुराने बने हुए हैं। अभी भी कई ऐसे मकान हैं जहाँ बने हुए हैं। वो भी मकान टूट रहे हैं, नए सीमेंट के बन रहे हैं, तो वो दीवारें ध्वस्त हो रही हैं, तो वो चित्र भी ख़त्म हो जा रहा है, धूल-धूसरित हो जा रहा है। तो ये परिवर्तन तो होते रहेगा, हर कला में होता है, लोक कला में भी होता है, ट्राइबल आर्ट में भी होता है। ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल आर्ट आज सारा जो कभी रेत में बनता था वो आज सिंथेटिक से बन रहा है कमरों में। पेड़ की छालों में बनता था बाहर की पेंटिंग, वो आज सब कपड़े में आ गई है। तो सरफेस तो बदलेगा, जितनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लेकिन मोटिव जिंदा रहनी चाहिए, वही बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एक मकान बनता था, उसमें उसके दरवाजे और खिड़कियों पर बेलें काटी जाती थी, वही बेलें जो ऐपण में प्रयोग की जाती हैं। इस दरवाजे पर गणेश, भैरव और हनुमान जी आदि इत्यादि का निरूपण किया जाता था। विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी। अब ये हट गए, अब आपने पुराना मकान छोड़ दिया है, वो पत्थर वाले मकान ध्वस्त होते जा रहे हैं, नए सीमेंट का युग आ गया है। ठीक उसी तरह से ये हमारी लोक कला पर भी लागू हुआ, लोक गीतों पर लगा, लोक कथाओं पर लगा। ये भी धीरे धीरे एक समाप्ति की ओर को जा रहे हैं, ऐसा हमने अनुभव किया है। क्योंकि अब इसको सिखाने वालों में उतनी रुचि है, न सीखने वालों में उतनी रुचि है। मैंने जैसा पहले कहा कि वो बाज़ार से बनाए चित्र ले आती हैं, वो बन जाता है। और ऐसे कारीगर नहीं रहे जो देहरी पर इतनी डिजाइनिंग के साथ लकड़ी पर काट करते हैं। लकड़ी मिलना मुश्किल है, न वो अब वो काटते हैं, न वो कटिंगें होती हैं।
न आदमी के पास इतना समय है। तो ये तो समय के साथ धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है ये चीज़ें, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा निश्चित रूप से कि ये चीज़ें बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी। और हर चीज़ में ऐसा ही हो रहा है, हम शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के किसी और क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में यही स्थिति है कि पुरातन जो था हमारा, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसमें ह्रास हो रहा है। ये तो पूरा ब्रह्मांड का है ना, एक कुमाऊं या गढ़वाल का नहीं है ये पूरा ब्रह्मांड ही इसी में समाया हुआ है। इस नए दौर में ऐपण विधा एक नए ढंग से लोगों के सामने रखी जा रही है। ऐपण एक जीवित परंपरा के तौर पर आज भी बरकरार है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू धूमिल सा होता दिखाई पड़ रहा है।